हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज इंग्लिश पेडागोजी का ये सेशन होगा और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में एक कंपैरिजन। दोनों मेथड के बारे में हम आज बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको इन दोनों मेथड के बारे में एक कंपैरिजन पता चलेगा कि कौन सा मेथड क्या है, किस में क्या होता है, एंड आपको सारी चीज़ें जो है वो याद भी हो जाएंगी अगर आप ये पूरा सेशन देख लेते हैं अंत तक, अगर आप वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आपने भाषा एक लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया हुआ है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ पे इस टॉपिक से, इन दोनों मेथड से बन जाता है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने लैंग्वेज 2 भी लिया है तो आप लोग भी जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो है हमारे अदर मेथड से भी जो है पिछले एग्जाम्स में रीट में पूछा गया है, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग ज़रूर पूरी वीडियो को देखिएगा। हम लोग सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले हम जीटीएम मेथड की तरफ चलेंगे। जीटीएम की फुल फॉर्म होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर ये जो मेथड है ये किस पे फोकस करता है, मतलब कि इसका जो ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि जो ये मेथड आया था वो जो है लैटिन और ग्रीक भाषाओं को पढ़ाने के लिए इसको ओरिजिनेट किया गया था। बेसिकली इसका जो ओरिजिनेशन है वो 18th सेंचुरी में जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में 18th सेंचुरी में किया गया था। और जीटीएम का उद्देश्य ही वही था कि भाई जो लैटिन भाषा, जो ग्रीक भाषा, जो क्लासिकल जो भाषाएं हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर मैं यहां पे यूज की बात करूं तो यूज ऑफ मदर टंग, इस मेथड में जो मदर टंग है उसका यूज किया जाता है, लैंग्वेज 1 पे फोकस किया जाता है, बच्चे की मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है। सो एक क्वेश्चन बनता है कि मदर टंग डोमिनेट्स इन, मदर टंग किस में डोमिनेट होता है, कौन से मेथड में होता है? तो आंसर क्या बनेगा? जीटीएम मेथड में मदर टंग बहुत ज्यादा अपना प्रभुत्व जमाती है या डोमिनेट करती है, या उसका हम यूज करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए सिखाते हैं। ठीक है, सो मदर टंग इसमें डोमिनेट करती है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की इस तरफ बात करूं तो डायरेक्ट मेथड भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट मेथड जो है वो उसमें क्या किया जाता है? टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये मेथड जो है ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, 1901 में फ्रांस में इसका ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम जीटीएम का पूछे तो ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यहां पर जब डायरेक्ट मेथड आया तो इसका जो फोकस था वो था कि भाई आप क्या करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज जो बच्चे की है या जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है, जो बच्चा उस भाषा को सीख रहा है, आप उसी में सारी टीचिंग करेंगे। यहाँ पर मदर टंग का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, यानी कि नो मदर टंग इज अलाउड। ठीक है, तो आपका जो जीटीएम था उसमें हम क्या कर रहे हैं? मदर टंग में पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, टारगेट लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में इसका उल्टा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। अब देखो ग्रामर जो है वो कैसे पढ़ाया जाता है? जीटीएम में डिडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि आपका निगमन तरीका है सिखाने का, यानी कि आप रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो, आप रूल टू एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो, आप जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो। ये आपका डिडक्टिव तरीका है पढ़ाने का। तो ग्रामर को डिडक्टिव किस में पढ़ाया जाता है? जीटीएम मेथड में ग्रामर को निगमन तरीके से पढ़ाया जाता है, जहां पर पहले ही बच्चों को रूल्स वगैरह बता दिए जाते हैं और उसके बाद उनको जो है एग्जाम्पल्स दिया जाता है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इसका उल्टा कर दो, यहां पर ग्रामर को कैसे सिखाया जाता है? इंडक्टिव तरीके से सिखाया जाता है। तो ग्रामर जो है कौन से मेथड में इंडक्टिवली सिखाई जाती है? डायरेक्ट मेथड में। और डिडक्टिव किस में सिखाई जाती है? तो हमारा आंसर बनेगा जीटीएम मेथड में। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव का मतलब है कि आप उदाहरण पहले देंगे, एग्जाम्पल्स टू रूल की तरफ जाएंगे, आप स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनेटर की बात अगर हम करें तो जीटीएम मेथड जो है, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषाओं को पढ़ाने के लिए जो है ओरिजिनेट हुआ था, इसके ओरिजिनेटर जो है वो कार्ल प्लॉट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल प्लॉट्स को माना जाता है। नेम आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, ये इनके ओरिजिनेटर है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इनका जो है सबसे मेन प्रमुख नाम है, तो आप ये नाम याद रखना कि जीटीएम का ओरिजिनेटर है कार्ल प्लॉट्स।
और अगर डायरेक्ट मेथड के ओरिजिनेटर की बात करूं तो कौन है, मैक्सिमिलियन बर्टलेट्स है। ठीक है, तो बर्टलेट्स नाम याद रखना, BERLITZ। ठीक है, बर्टलेट्स हैं इसके डायरेक्ट मेथड के ओरिजिनेटर। तो ओरिजिनेटर याद रखना। ठीक है, ये आपका फ्रांस में हुआ था, ये आपका जर्मनी में मेनली ओरिजिनेट हुआ था। और ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ अब हम चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि एम्फोसिस ऑन ट्रांसलेशन। जब हम डायरेक्ट मेथड GTM की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, ट्रांसलेट करवाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूँ तो यहाँ पर नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, कोई भी ट्रांसलेशन डायरेक्ट मेथड में नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर स्पीच पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे की ओरल स्किल्स, ओरल फ्लुएंसी, उनकी स्पीच पे फोकस किया जाता है। और ट्रांसलेशन बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रांसलेट बच्चों को नहीं करवाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, रीडिंग प्लस राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका रीडिंग और राइटिंग जो है वो GTM में ज़्यादा उस पर महत्व दिया जाता है। यहाँ पर टीचर जो भी बच्चों को वोकैबलरी जो भी ट्रांसलेट करवाती है, जो भी वो मदर टंग में टीचर जो सिखा रहा है या जो सिखा रही है, उसका पर्पस होता है कि भाई बच्चों को पढ़ना और लिखना आ जाए, यानी कि पढ़ने लिखने पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रभाव दिया जाता था। और डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुनने और बोलने पे फोकस किया जाता था। तो जब हमने देखा कि डायरेक्ट आपका GTM में रीडिंग और राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके बाद इसी की कमियों को पूरा करने के लिए जो है डायरेक्ट मेथड आया और उसने क्या बोला कि आप बच्चों को नेचुरली भाषा सिखाएंगे, आप उन पर रीडिंग और राइटिंग से हटा करके लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा प्रोत्साहन या ज़्यादा आप एम्फेसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय रूल। यहाँ पर जो भी लैंग्वेज टीचिंग की जाती है वो बाय रूल की जाती है, यानी कि रूल पे आपका फोकस है, तरीका आपका डिडक्टिव है सिखाने का, आप यहाँ पे रूल पहले सिखा रहे हैं, तो आपकी जो टीचिंग है वो रूल बेस्ड होती है, आप नियमों का ज्ञान यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो हम यहाँ पे रूल को ना यूज़ करके हम भाषा के यूज़ पे फोकस करते हैं। मतलब आप रूल से नहीं सिखा रहे हैं, आपका पर्पस है कि बच्चा उस लैंग्वेज को अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर सके, उसे उपयोग या उसे यूज़ कर सके। तो ये पर्पस आपका डायरेक्ट मेथड का होता है और GTM में हम रूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। अगर GTM की यूनिट पूछी जाए कि भाई यूनिट क्या है GTM का, यूनिट ऑफ टीचिंग GTM में क्या होता है, तो याद रखना यूनिट ऑफ टीचिंग GTM में वर्ड होता है। यानी कि जब हम वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा वोकैबलरी आ जाता है। आप जो है यहाँ पर वोकैबलरी या आप शब्दों को क्या करते हैं, वोकैबलरी को आप यहाँ पर उनकी मदर टंग में क्या करवाते हो, ट्रांसलेट कराते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी वोकैबलरी है, जो भी वर्ड है, आप उनको ट्रांसलेट करते हुए मदर टंग में सिखाते हैं। तो इसकी जो यूनिट है वो वर्ड्स होती है, आपका फोकस पहले वर्ड्स पे ज़्यादा होता है, उसके बाद आप सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। अगर हम यूनिट ऑफ टीचिंग डायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो क्या होती है, सेंटेंस होता है। यानी कि आप पहले वाक्य यहाँ पर सिखाते हैं, आपका आगमन तरीका है सिखाने का, आपका तरीका जो है वो होल टू पार्ट है। आप यहाँ पर सेंटेंस सिखा रहे हैं, यानी कि आप यहाँ होल टू पार्ट की तरफ जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, होल टू पार्ट की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप नहीं है। तो इसीलिए इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मानी जाती है, वाक्य, यानी कि सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग होता है। तो दोनों की यूनिट ऑफ टीचिंग याद रखना, GTM की वर्ड है और इसकी क्या है, डायरेक्ट की सेंटेंस है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि एरर्स जो होते हैं वो उनको टीचर करेक्ट करता है, यानी कि टीचर्स करेक्शन जो है, टीचर एरर, अगर बच्चा यहाँ GTM में अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वहाँ पे जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो उसको करेक्ट कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में जब हम बात करते हैं एरर्स की, मिस्टेक्स की, अगर बच्चा कोई कर रहा है तो वहाँ पर उसका सेल्फ करेक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर टीचर खुद से सुधार नहीं कर रहा है, टीचर बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है कि वो अपना खुद का ही एनालिसिस करें और खुद का ही वो सेल्फ करेक्शन करें। तो करेक्शन जो है, जब हम एरर्स की बात करते हैं तो यहाँ टीचर उनको कहेगा कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। टीचर डोमिनेट है यहाँ। ठीक है, अगर टीचर यहाँ पे एरर को सही कर रहा है, एरर को देख रहा है, यानी कि टीचर डोमिनेट हुआ कहीं ना कहीं। इधर टीचर फैसिलिटेटर है, यहाँ पे टीचर उनको सेल्फ करेक्शन, बच्चा खुद ही अपनी गलतियों को यहाँ पे खोज करेगा, खुद ही उनको सुधार करेगा। तो सेल्फ करेक्शन जो है वो
डायरेक्ट मेथड में हमारा होता है। अगला पॉइंट आता है अदर नेम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार अदर नेम आ जाता है कि भाई इस मेथड को और किस और नाम से जानते हैं, तो दोनों के आप अलग अलग जो नेम है उनको आप एज इट इज याद रखिएगा। इसका अगर हम जीटीएम का अदर नेम की बात करें तो पहली बात तो आपका जीटीएम करके ऐसे आ जाता है पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है इसको हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीसीटी, यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी इसे हम कहते हैं, पहला नाम। दूसरा, इसे हम क्लासिकल मेथड कहते हैं क्योंकि सबसे पुरानी विधि है इंग्लिश की, तो क्लासिकल मेथड हो गया। इसे हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, सबसे प्राचीन जो विधि है। इसके अलावा इसे हम प्रशियन मेथड भी कहते हैं। ये जो प्रशियन मेथड है ये यूएस में इसको बोला जाता है, यानी कि अमेरिका में इसको कौन सा, जीटीएम को कौन सा मेथड कहा जाता है? प्रशियन मेथड कहा जाता है, ये आप याद रखना। उसके बाद अगला है द सिक्रियन मेथड। सिक्रियन मेथड क्या है? इसमें इसको हम सिक्रियन मेथड भी कहते हैं जीटीएम को। तो ये सारे जितने भी नेम हैं आपको ये एज इट इज याद रखना है, ठीक है। ये जितने भी नेम हैं ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, तो आपको इनको सबको याद रखना है किसको क्या कहा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड के अदर नेम्स की बात करूं तो डायरेक्ट मेथड को सबसे पहले नेचुरल मेथड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन कि भाई नेचुरल मेथड को और हम किस नाम से जानते हैं। तो नेचुरल मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इसे हम रिफॉर्म मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रिफॉर्म मेथड कहते हैं क्योंकि जो जीटीएम की कमियां थी उनको ये मेथड दूर करता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम रख दिया? रिफॉर्म मेथड रख दिया। इसे हम फोनेटिक मेथड कहते हैं। फोनेटिक मेथड, फोनीम मेथड अगर पूछेगा या फोनेमिक मेथड पूछेगा तो भी आपका ये आंसर बनेगा। इसको हम बर्लिट्ज मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बर्लिट्ज मेथड कहते हैं क्योंकि बर्लिट्ज ने दिया था, इसके नाम पर इसका जो नाम है वो बर्लिट्ज मेथड भी पड़ गया। इसके अलावा एंटी ग्रामेटिकल मेथड, क्या कहा जाता है डायरेक्ट मेथड को हम और क्या कहते हैं? एंटी ग्रामेटिकल मेथड। इसे हम एंटी ग्रामेटिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रामर के जीटीएम के किस में आया था? विरोध में आया था। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि जीटीएम के अपोजिशन में कौन सा मेथड आया, जीटीएम के रिएक्शन में कौन सा मेथड आया, जीटीएम के विरोध में जो मेथड आया वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। इसीलिए इसे हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं। अगला आता है इसे हम साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि। साइकोलॉजिकल मेथड हो गया, एंटी ग्रामेटिकल हो गया, फोनेटिक हो गया, फोनीम मेथड अगर पूछेगा तो भी वही होगा, रिफॉर्म मेथड और नेचुरल मेथड इसे हम कहते हैं। तो सारे के सारे नाम चाहे इसका हो चाहे इसका हो, दोनों के नेम आप याद रखिएगा। हो सके तो आप यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट इसका आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? 1901 में फ्रांस में इसका निर्माण हुआ था। किसने किया था? बर्लिट्ज ने किया था। तो 1901 में फ्रांस में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, यानी ओरिजिनेट हुआ था, इसको प्रतिपादित किया गया था। उसके अलावा अगर हम इसका बात करें, अगर हम जीटीएम की बात करें तो ये जर्मनी के 18th सेंचुरी में जर्मनी में आया था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कई बार फ्रांस भी आ जाता है लेकिन मेनली इसको जर्मनी में माना जाएगा। जर्मनी में 18वीं शताब्दी में इसको ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है। तो दोनों का आप याद रखना कहाँ पे कौन सा मेथड आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो जीटीएम है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। हमने पढ़ लिया कि भाई यहाँ पर टीचर जो है वही सारे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर सेंटर्ड है, यानी कि टीचर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे यहाँ कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करते, ना ही उनको बोलने के मौके दे रहे हैं। टीचर ही सब कुछ ट्रांसलेट करेगा, टीचर ही यहाँ पे टेक्स्ट बुक से पढ़ाएगा। तो टीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड इसे हम मानते हैं। और डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। टीचर की भूमिका केवल फैसिलिटेटर की, मोटिवेटर की, गाइड करने वाले की होती है। ओके, तो इजी था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखो क्या है कि जीटीएम जो मेथड था उसमें बोला गया है कि जो फॉर्म है, फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मीनिंग। फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मीनिंग एंड कंटेंट। कहने का इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्म होता है, यानी कि जो नियम है, जो रूल है, जो फॉर्मेशन है वर्ड्स का, वो मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो टीचिंग होती है वो फॉर्म फोकस्ड होती है। यहाँ पर फॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं वर्ड्स के, कि एक वर्ड है वो कैसे बना है, उसका फॉर्म क्या है, उसके पीछे क्या रूल है। तो ये फॉर्म फोकस्ड हो गया। यहाँ पर हम मीनिंग पे और कंटेंट पे इतना ध्यान
नहीं देते हैं, अर्थ की बात हम यहाँ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की बात करें तो ये जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शनल तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पे अगर फॉर्म तरीका है तो यहाँ पर सीखने का तरीका क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, फंक्शनल मतलब कि आप बच्चों को यहाँ पर एक्टिव रख रहे हो, बच्चे यहाँ यूज कर रहे हैं भाषा को। यहाँ पर जो है रीलिया का यूज किया जाता है। रीलिया का मतलब है कि अगर आप अगर डायरेक्ट मेथड से यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप केवल टारगेट लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, आप मदर टंग का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिखाने का जो तरीका होगा वो रीलिया पे बेस्ड होगा। आप यहाँ रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर के आ जाएंगे। मान लीजिए मुझे बच्चों को कोई कंसेप्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखती हूँ, मुझे बच्चों को अगर एप्पल सिखाना है, मान लीजिए एप्पल सिखाना है, और एप्पल को मैं उनकी मदर टंग, मान लीजिए उनकी मदर टंग हिंदी है, तो मैं उनकी मदर टंग हिंदी में एप्पल को सेब नहीं लिखूंगी, ना मैं उन्हें सेब बताऊंगी। मेरा तरीका ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगी। यहाँ पर मैं यहाँ पे रीलिया का यूज कर सकती हूँ। रियल ऑब्जेक्ट लेकर के आ गई, मैं एक एप्पल लेकर के आ गई, वो रीलिया हो गया। मैं एक्शन दिखा सकती हूँ, मैं कोई कविता सिखा सकती हूँ, कविता कहानी एक्शन के थ्रू मैं बता सकती हूँ यहाँ पर किसी भी वर्ड का मीनिंग। पिक्चर्स दिखा सकती हूँ, मैं एप्पल की पिक्चर ले गई, रियल एप्पल ले गई उठा करके। डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकती हूँ, मैं बच्चों को यहाँ बोलने का मौका दूंगी, उनको इंटरेक्शन का मौका दूंगी। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, रीलिया का, एक्शन, पिक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ओरल, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इन्हीं ऐसे ही हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, ट्रांसलेट नहीं करवाते हैं, ना ही हम इनको मदर टंग में हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर हम जीटीएम की बात करें तो टेक्स्ट बुक को पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कि मेन जो यहाँ पे सेंटर होता है ना, जीटीएम का सेंटर क्या है, टेक्स्ट बुक है। आप डायरेक्ट मेथड में ये रीलिया, एक्शन, पिक्चर्स का यूज कर रहे हो, लेकिन जीटीएम में टीचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज करता है, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल टेक्स्ट बुक का यूज करता है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्स्ट बुक एक सोर्स होता है जिसे टीचर यहाँ पे पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो ये याद रखना, फॉर्म फोकस टीचिंग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीटीएम के अंदर अगला पॉइंट है कि इनेबल्स द लर्नर्स टू रीड द लिटरेचर। जो जीटीएम मेथड होता है वो बच्चों के अंदर एक क्षमता को डेवलप करता है जिसमें बच्चा साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ना जो है स्टार्ट कर देता है। यानी कि लिटरेचर को रीड करने के लिए जो जीटीएम मेथड है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इससे क्या होता है कि जो लिटरेचर में जो चीज़ें हैं, लिटरेचर मतलब कि जो साहित्य है, जो कहानियाँ हैं या जो साहित्य की चीज़ें हैं, बच्चा उनको रीड करना बहुत अच्छे से सीख जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हो, आप रीडिंग राइटिंग पे फोकस कर रहे हो, तो उसका लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे बच्चे का हो जाता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बच्चों को सोचने और भाषा को रियल लाइफ में यूज़ करने के मौके ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर आप उनको लिटरेचर सिखा रहे हो, आप यहाँ पे उनको रीडिंग के मौके दे रहे हैं। लिटरेचर मतलब जो साहित्य जो एक बच्चा पढ़ता है अपने सिलेबस में, करिकुलम में, उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट का फोकस क्या है कि बच्चा सोचेगा उस भाषा में, नेचुरली उस भाषा में सोचेगा और देन वो यूज़ करेगा, अलग अलग पर्पस के लिए भाषा को अपनी लाइफ में यूज़ करेगा। तो यहाँ पर यूज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला है कि यहाँ पर एक्यूरेसी पे फोकस किया जाता है। जब भी हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो जीटीएम में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, एक्यूरेसी पे किया जाता है। एक्यूरेसी का मतलब कि कोई चीज़ सही, करेक्टनेस पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जो भी यहाँ करेगा, जो भी जीटीएम में सीखेगा वो बिल्कुल सही सीखेगा। हम एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस इधर करते हैं। जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो हमारा फोकस एक्यूरेसी पे ना हो करके कहीं ना कहीं फ्लुएंसी पे ज़्यादा होता है। यानी कि फ्लुएंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्यूरेसी इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एक्यूरेसी पे हम बाद में करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेसी पे हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये मत सोचना कि केवल फ्लुएंसी रहेगा, लेकिन ज़्यादा पूछेगा तो फ्लुएंसी पे ज़्यादा फोकस यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे को हम बार बार उसे यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, वो कितने कंफर्टेबल होकर के उसको यूज़ कर रहा है, तो फ्लुएंसी ज़्यादा है इधर हम करेक्टनेस की बात करते हैं। जब हम यहाँ पे ग्रामर की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे ग्रामर सिखा रहे हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी इधर होगा, फ्लुएंसी ज़्यादा इधर होगा, ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट देखो क्या है कि एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल का यूज़ यहाँ किया जाता है। यहाँ पर ग्रामर को कैसे सिखाया जा रहा है, एक्सप्लिसिट तरीका।
अब ये एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट तरीका है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रूल पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर सामान्य भाषा में समझाऊँ तो एक्सप्लिसिट का मतलब ही यही है कि आप इनको टेक्स्ट बुक पे फोकस करके, रूल पे फोकस करके आप उनको सिखा रहे हो, फॉर्मल तरीके से आप सिखा रहे हो ज़्यादातर, वो आपका एक्सप्लिसिट तरीका है। लेकिन जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रामर को कैसे सिखाया जा रहा है? इम्प्लिसिट तरीके से सिखाया जा रहा है। इम्प्लिसिट का मतलब है आप उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हो। इम्प्लिसिट का मतलब है आप उसको उदाहरण से ज़्यादा सिखा रहे हो, आप उनको कॉन्टेक्चुअली, संदर्भ में ज़्यादा सिखा रहे हो, वो आपका इम्प्लिसिट हुआ। जहाँ पे बच्चा अपने डेली लाइफ से उसको रिलेट करके सीख रहा है, वो उसका इम्प्लिसिट तरीका हुआ सीखने का, ठीक है। सो गाइज, ये थे सारे के सारे हमारे आज के पॉइंट, और एक बार से और फटाफट से 2 मिनट हम लोग इसको पूरा रिवाइज करेंगे। देखो, जीटीएम आपका क्या है? लैटिन ग्रीक भाषाओं को पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था, क्लासिकल लैंग्वेजेस को स्टार्ट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए स्टार्ट किया गया। यहाँ पर कार्ल प्लॉट्स इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं। इसके अलावा ग्रामर को डिडक्टिव पढ़ाया जाता है, मदर टंग पे फोकस होता है ज़्यादा, लैंग्वेज 1 पे फोकस होता है, बच्चे की मातृभाषा पे फोकस है। ट्रांसलेट करते हुए यहाँ पे टीचर सिखाता है। रीडिंग राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यूनिट क्या है? टीचिंग की वर्ड है, आप शब्दों पे ध्यान देते हो, वोकैबुलरी पे ध्यान देते हो। आप यहाँ पे जो है टीचर को यहाँ पे ज़्यादा मेन होता है, अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं, ये याद रखना सारा, ठीक है। जर्मनी में हुआ था ये ओरिजिनेट। टीचर सेंटर्ड मेथड है, फॉर्म फोकस टीचिंग है, टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, लर्नर्स को लिटरेचर रीड करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, ग्रामर को एक्सप्लिसिट तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट की बात करें तो उसका उल्टा कर दो, यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज में सिखाया जाता है, कोई भी मदर टंग का यूज़ हम नहीं करते, भाषा 2 का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे स्पीच पे, स्पीकिंग पे फोकस ज़्यादा होता है, लिसनिंग पे भी फोकस होता है। यहाँ पर जो है बर्टलेट जो है वो इसके ओरिजिनेटर थे, ये याद रखना है, फ्रांस में हुआ था इसका ओरिजिनेशन। इसके बाद सेंटेंस है इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग, ये याद रखना है। उसके बाद सेल्फ करेक्शन यहाँ बच्चे का होता है, अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। साइकोलॉजिकल मेथड, ये सब सारे मेथड के नेम, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। लर्नर सेंटर्ड है, यहाँ पे हम रीलिया, एक्शन, पिक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए सिखाते हैं। फ्लुएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पे बच्चे को यूज़ के बेसिकली ज़्यादा मौके हम देते हैं। सो गाइज, ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा भी लगे आप ज़रूर मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में। कोई भी अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका कमेंट देख लूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। एंड पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए। कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में मुझे देना। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है मेथड्स की, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जा करके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, 50 क्वेश्चन, तो वो कर लीजिएगा जा करके, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।